अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। खूबसूरती से सजे हुए घर में इधर से उधर आते जाते मेहमान, कह के खुशगपियाँ और जर्क बर्क लिबास अपने अरूज पर थे। नफीसा बेगम अपनी साड़ी का पल्लू संभाल कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे की तरफ जा रही थी, ताकि रोजीना को देख सके कि वो तैयार हुई है या नहीं। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। बेड पर बिखरी हुई चंद चीज़ें और पड़ा हुआ सुर्ख दुपट्टा देखकर वो इर्द गिर्द रोजीना को तलाश करती हुई नज़रों से ढूंढने लगी, लेकिन रोजीना कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इसने आवाज़ देकर उसे बुलाया, लेकिन मुकम्मल खामोशी थी। आहिस्तगी से चलते हुए वो वॉशरूम में गई, लेकिन वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे से भी इसे अंदाज़ा हो गया कि रोजीना अंदर नहीं है। तभी उसने खुली हुई खिड़की से बाहर देखा और दहल कर पीछे हट गई। उसे ये सब कुछ देखते ही अंदाज़ा हो चुका था कि रोजीना कमरे से ना सिर्फ चली गई है, बल्कि इस घर से भी चली गई है। उसने दहलते हुए दिल पर हाथ रख लिया। कुछ देर तो वो नम आंखों से वहीं बैठी रही, लेकिन हालात अब किसी नाग की मानिंद इसके सामने थे, जिनसे इन्हें निपटना था। तभी उसने मोबाइल निकाला और जहांगीर खान के नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर के बाद जहांगीर साहब ने कॉल अटेंड की और उनकी सख्त आवाज़ सुनकर एक बार फिर नफीसा बेगम पर खौफ तारी हुआ। उन्हें ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये खबर सुनकर जहांगीर क्या करेंगे। आप प्लीज़ अभी रोज़ीना के कमरे में आ जाएं। और इसकी बात सुनकर जहांगीर पर हैरत तारी हो गई। आहिस्तगी से वो उठे और रोज़ीना के कमरे की जानिब बढ़े, लेकिन सामने जो खबर उनकी मुंतज़िर थी, उन्हें सुनते ही उनका रंग गुस्से से लाल हो गया। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? रोज़ीना यहाँ से चली गई है और बारात दरवाजे पर खड़ी है। इस उम्र में मेरी इज़्ज़त उछालना चाहती हैं आप? नफीसा बेगम अच्छे से जानती थी कि जहांगीर पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इस इलाके में उनकी अच्छी खासी इज़्ज़त थी और बारात दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था कि बारात के लौट जाने का मतलब क्या होता है। आज अगर बारात उनके दरवाजे से खाली हाथ लौट गई, तो फिर ज़िंदगी में कभी यहाँ पर कोई बारात नहीं आएगी। वो उन्हीं सोचों में गुम थी, जब जहांगीर खान गुस्से से फनकारते हुए बोले, ये सब कुछ मैं बाद में देख लूँगा। अभी तुम आयत को बुलाओ। रोज़ीना की जगह आयत का निकाह होगा। उन्होंने कुछ ही पल में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये फ़ैसला कर लिया था। लेकिन नफीसा बेगम ने हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जहांगीर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आयत अभी सिर्फ 16 साल की है। अभी तो इसके गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली उम्र है, और आप इसे शहराज आलम के साथ ब्याना चाहते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इतनी बेजोड़ शादी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहराज 28 साल कड़ियल जवान है, और इसके मुकाबले में आयत बिल्कुल बच्ची। ये तुम्हारी गलती है नफीसा बेगम कि तुमने 16 साल की लड़की को गुड़ियों के साथ खेलने पर लगाया हुआ है। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ही अच्छी होती, तो आज तुम्हारी बेटी बाप की इज्जत पर यूं दाग न लगाकर ना भागती। आज उसका बाप और उसका भाई लोगों के सामने शर्म से सर झुकाने के लिए मौजूद हैं, और तुम कहती हो कि वो अभी बच्ची है। रोज़ीना के लिए मैंने खुद शहराज का इंतखाब किया था, और अब उसकी जगह आयत के लिए भी मैं ही शहराज का इंतखाब कर रहा हूँ। जो होगा बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल मुझे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो ये सब कुछ कहते हुए बाहर चले गए, और नफीसा बेगम बेड पर बैठकर रोने लगी। और उनकी नाज़ों वाली बेटी थी, उन्हें रह रह कर रोज़ीना पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो वो पहले ही बता सकती थी। उस पर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जो रास्ता इख्तियार किया, वो नहायत गलत रास्ता था। और अब उसका बाप उसके किए की सज़ा आयत को दे रहा था, जो बेचारी इतनी मासूम थी कि उसे ये भी नहीं मालूम था कि रिश्तों में तवाज़न कैसे रखा जाता है। न जाने वो नए लोगों के दरमियान रिश्तों को कैसे निभा पाएगी। तभी कमरे में आयत अपना लहंगा संभालती हुई दाखिल हुई। क्या बात है मम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, और आप ही किधर हैं? नफीसा बेगम ने आगे बढ़कर रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वो माँ को यूँ रोता हुआ देखकर हैरान परेशान थी। क्या बात है मम्मा, आप रो रही हैं? मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इस सब से बचाने में नाकाम रही हूँ। तुम्हारा निकाह तुम्हारे बाबा शहराज आलम से कर रहे हैं। नफीसा बेगम ने उसे बताया, तो हैरानगी से कुछ देर माँ को देखती रही। मेरा निकाह लेकिन उनके साथ क्यों हो रहा है? उनका निकाह तो आप ही के साथ होना है ना आज? वो मासूमियत से पूछ रही नफीसा बेगम ने एक बार फिर उसका माथा चूमते हुए उसे बताया, रोज़ीना घर से चली गई, और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तुम्हारे बाबा तुम्हारा निकाह शहराज से कराना चाहते हैं, और ये उनका आखिरी फ़ैसला है। माँ की बात सुनकर वो खामोशी से बेड पर बैठ गई और कंधे से लटका हुआ दुपट्टा उठाकर अपने सर पर ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मा, मैं निकाह कर लेती हूँ शहराज से। यानी अब वो आप ही के नहीं मेरे शौहर होंगे। नफीसा बेगम ने दुख से उसे देखा, जिसे ये तक मालूम नहीं था कि शादी किसे कहते हैं, और ये बेजोड़ रिश्ता कैसे निभाएगी वो? बेटा शहराज तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, तुम तो मेरी नाज़ों पली बेटी हो। मैंने तुम्हारी बहन को हर तरह के तौर तरीके सिखा दिए थे, लेकिन तुम्हें तो मैंने आज तक घर के काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। माँ की बात सुनकर उसने जल्दी से घूंघट की तरह ओढ़ा दुपट्टा उठाया और हैरत से माँ को देखने लगी। आपने मुझे कब नाज़ों से पाला है मम्मा? आप तो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं।
अच्छा है, अब मैं दूसरे घर चली जाऊँगी, वहाँ पर मुझे कोई डाँटने वाला तो नहीं होगा। शहनाज से कहूँगी वो मुझे बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घुमाने के लिए ले जाएँ और नई-नई चीज़ें ला कर दें और आपकी तरह हर काम रोक-टोक भी नहीं करेंगे। इसके माँ के होंठों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट फैल गई, उनकी बेटी ज़माने की चालों से हरगिज़ नहीं वाकिफ़ थी। वो इतनी मासूम थी कि नफ़ीसा बेगम ने बेख्तियार दुआ की कि उसकी मासूमियत हमेशा कायम रहे और ये ज़ालिम दुनिया उसकी मासूमियत की कातिल ना निकल आए। उन्होंने खामोशी से आयत को तैयार कर दिया और घूंघट ओढ़ाकर निकाह के लिए बाहर ले आईं। गोल्डन कलर के लहंगे में वह मासूमियत से जगमगा रही थी। शहराज आलम के पहलू में बैठी वो मासूमियत भरी नज़रों से घूंघट से झाँकते हुए इर्द-गिर्द देख रही थी और उसे देखते ही जहाँ पर शहराज के वालिदैन हैरान हुए थे, वहीं शहराज की आँखों में भी कुछ हैरानगी उतर आई। जब ज़ुहैब आगे बढ़ा और शहराज को अपने साथ एक साइड पर ले जाते हुए बोला, "शहराज भई, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और स्पेशल दिन है और आज के दिन हम आपके लिए झूठ नहीं बोलना चाहते। रोज़ीना किसी नाखुशगवार हादसे का शिकार हो चुकी है और इसलिए अब हमारी और आपकी इज़्ज़त का सवाल है।" वो अभी वहीं मौजूद थे जब जहांगीर खान भी उसकी जानिब आते हुए बोले और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, "अगर तुम चाहो तो तुम आयत से निकाह के लिए इनकार कर सकते हो, लेकिन आयत मेरी बेटी है और रोज़ीना भी मेरी ही बेटी थी। न जाने उसकी तरबियत में कौन सी कमी रह गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इज़्ज़त की लाज रख लो।" शहराज के चेहरे पर अनगिनत तासुरात थे। कितनी उम्मीद से वो सेहरा सजाकर उस लड़की को ब्याने आया था और वो लड़की ही गायब थी। उसने पलटकर एक बार फिर अपने पास बैठी उस कमसिन लड़की को देखा जो गोल्डन कलर के लहंगे में नहायत मासूम लग रही थी। घूंघट की आड़ से उसे भी जगमगाता हुआ चेहरा किसी चाँद की मानिंद चमक रहा था। वो रोज़ीना से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ पर बात उनकी इज़्ज़त की थी, इसलिए वह खामोश हो गया। उसने निकाह के लिए हामी भर ली थी और ये जहांगीर को एक भारी एहसान लग रहा था। कुछ ही देर के बाद आयत और शहराज का निकाह हो गया और सादगी से उन दोनों की रुखसती कर दी गई। सब कुछ यूँ अचानक हो रहा था कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। गाड़ी में बैठते आयत ने अपना घूंघट उठाकर साइड पर रख दिया। शहनाज ने उसे हैरानकुन नज़रों से देखा जब वो चहकते हुए बोली, "मैं असली दुल्हन नहीं हूँ, असली दुल्हन तो मेरी आप ही थी। मुझे तो वैसे ही दुल्हन बना दिया गया है, देखें कैसी लग रही हूँ मैं दुल्हन बनकर।" शहनाज बेयकीनी से उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वो इतनी छोटी थी कि वो उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब हालात ने उसे उसकी बीवी बना दिया था। तभी एक बार फिर वो शहनाज को देखते हुए बोली, "आप क्या करते हैं बड़े भाई? आपकी गाड़ियाँ तो आपकी मूँछों की तरह बड़ी-बड़ी हैं।" और शहनाज को एकदम से ही यूँ सदमा लगा कि वो उसे देखता रह गया। बड़े बड़े भाई और मुझों की तरह बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, उसे गुस्सा आने लगा था अब उस लड़की की फ़िज़ूल बातों पर। "तुम सच में इतनी मासूम हो या बस नाटक कर रही हो?" मेरे सामने उसने सख्त लहजे में पूछा। जब आयत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, "नहीं, मैं नाटक नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मा ने कहा कि आपके साथ बिल्कुल ठीक तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मेरे शौहर हैं।" यानी वो उसे शौहर मानते हुए भी बड़े भाई के लक़ब से नवाज़ रही थी। "मैं तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर होकर तुमसे निकाह कर बैठा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे निकाह क्यों किया है। आखिर तो मना कर सकती थी कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ। नहीं, मैंने मना नहीं किया। अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैं घूँघट ओढ़कर बैठ गई। मैंने सुना है आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं और वैसे भी अम्मा मुझे हर वक़्त डाँटती रहती हैं। अब आपके घर आकर दोनों मिलकर रहेंगे, मुझे गाड़ी में घुमाने ले जाना, मैं आपके साथ बातें भी करूँगी और हम दोनों मिलकर कार्टून भी देखेंगे, डन। इसने बात करते हुए हाथ शहनाज की जानिब बढ़ाया, जिसे वो एकदम से ही नज़रअंदाज कर गया। वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा इम्मैच्योर थी और उसे सच में इस सदमे ने आन घेरा था। वो उसे अपनी दोस्तों में और बाकी लोगों में कैसे मुतारिफ़ करवाएगा। उसकी ज़िंदगी एक ही दिन में बदल कर रह गई थी। पुरसोच नज़रों से वो सड़क को देख रहा था, उसके ज़हन में चलती हुई हलचल सी। हर कोई नावाकिफ़ था, वो चाहता तो अपने फ़ायदे के लिए उस वक़्त उस लड़की से निकाह के लिए इनकार कर सकता था, लेकिन ये सब कुछ उसने क्यों किया, उस राज़ से सिर्फ़ वो खुद वाकिफ़ था। बड़े भाई आयत ने उसे दोबारा मुख़ातिब करते हुए कुछ कहना चाहा, जब वो एकदम से ही उसे देखकर भड़क उठा, "शट अप! अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा।" वो एकदम से ही इसकी सख्त आवाज़ सुनकर रुहासी हो गई। शहनाज ने गाड़ी में पड़े हुए लेज़ के पैकेट उठाए और इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, "खामोशी से इन्हें बैठकर खाओ और अब दोबारा कोई बात मत करना।" और वह हकीकत में खामोश हो चुकी थी। गाड़ी दरवाजे पर उनकी रुकी तो उनको पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया। आयत मुस्कुराते हुए मासूमियत से इधर-उधर आँखें मटकाकर देख रही थी। शहनाज ने सख्ती से उसका हाथ थाम रखा था कि मबादा वो यहाँ पर कोई ऐसी हरकत सरअंजाम न दे दे जो इसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। थोड़ी देर की रस्मों के बाद आयत को शहनाज के कमरे में पहुँचा दिया गया। इर्द-गिर्द के लोगों और उसके दोस्तों ने यही सवाल दोहराया था कि आखिर क्या हुआ है कि उसका निकाह रोज़ीना के बजाय आयत से कर दिया। लेकिन इसके पास देने के लिए फ़िलहाल खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं था। बेफ़िक्री से बेड पर टेक लगाकर बैठी कमरे की आराइश को देख रही थी। फूलों से सजा हुआ कमरा उसे किसी ख्वाब की मानिंद लग रहा था, जिसमें वो किसी फ़ेयरी टेल की मानिंद बैठी इतरा रही थी। तभी सितारा बेगम अंदर दाखिल हुईं। वाहिद को गुस्से से भरी नज़रों से देखकर रही थी। आयत ने कुछ देर इन्हें देखा और फिर मुस्कुराकर दोबारा इधर-उधर देखने में मशगूल हो गई और सितारा बेगम ने हैरत से उसे देखा। "आंटी, ये कमरे में मौजूद एलसीडी तो चला दें, मैं कार्टून ही देख लूँगी।" सितारा बेगम की तरफ देखते हुए उसने फरमाइश की और सितारा बेगम इसकी अजीब व गरीब फरमाइश सुनकर ही दंग रह गई। शायद वो पहली दुल्हन थी जो अपनी सुहागरात को कार्टून लगाकर
देखने की फरमाइश कर रही थी, इसलिए वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोली, यकीनन तुम भी अपनी बहन की तरह कोई गुल खिलाकर मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने आई हो। उन्हें कड़े तेवरों से खुद को घूरते पाकर आयत कुछ सहम सी गई। कहाँ है तुम्हारी बहन और किसके साथ भाग गई है वो? तुम जानती हो कुछ? आयत सहमे हुए नफ़ी में सिर हिलाया। मम्मा ने मुझे बस इतना कहा था कि रोज़ीना आप ही भाग गई हैं और अब मेरी शादी उनकी जगह उनके दूल्हे से हो चुकी है। इसलिए आप देखें मैं उनके कमरे में मौजूद हूँ। सितारा बेगम ने अपना सर थाम लिया था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके बेटे की ज़िंदगी यूँ एक ही दिन में तबाह होकर रह जाएगी। कि क्या ख्वाब देखे थे उन्होंने बहू लाने के और अपनी मर्ज़ी से रोज़ीना को ढूँढ कर शहराज के लिए पसंद किया था। लेकिन उसकी किस्मत ये बच्ची थी जिसे ढंग से ना ही बात समझ नहीं आती थी और ना ही वो रिश्तों को समझ सकती थी। वो गुस्से से जल भूनकर उठी और आयत को घूरते हुए बाहर चली गई। आयत तो उनके जाने के बाद लहंगा सँभालती हुई उठी और कमरे में लगे हुए एलसीडी को ओपन करके देखने लगी। थोड़ी देर के बाद जब शहनाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसे यूं हमाक से फ़िल्म देखते हुए देखकर हैरान रह गया। क्या क्या इसे इतनी भी समझ नहीं थी कि इसे क्या करना चाहिए? इसे तो इतना मालूम होना चाहिए था कि वो कमरे में पहली बार मौजूद है, तो किसी भी चीज़ को हाथ न लगाए। खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और रिमोट उठाकर एलसीडी बंद कर दिया। आयत ने मुँह बनाते हुए इसकी तरफ देखा और फिर उसे देखकर चहकते हुए बोली, "आपने कितनी देर लगा दी आने में? आपको पता भी है कि आज हमारी शादी की पहली रात है?" और शहनाज की आँखों में एक बार फिर हैरत उतर आई। "क्या कहा तुमने?" "मैं कह रही हूँ कि आज हमारी शादी की पहली रात है और ये रात दुल्हन और दूल्हा के लिए बहुत स्पेशल होती है। इसमें ढेर सारी बातें भी की जाती हैं और हाँ, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि मुँह दिखाई भी देते हैं। आप मेरे लिए मुँह दिखाई लेकर आए हैं? अच्छा, फिर तो तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हें और भी कुछ बताया होगा। शिराज ने मानी-खेदी से इसे पूछा। हाँ, बहुत कुछ बताया था। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे शौहर हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करेंगे। लेकिन बड़े भाई आप तो बहुत अकड़ू हैं। इसकी बात सुनकर शहराज ने एक ठंडी साँस खारिज की। आज के बाद तुम मुझे बड़े भाई नहीं कहोगी और अगर तुमने लोगों के सामने या बाद में मुझे बड़े भाई कहकर मुखातिब किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? इसकी बात सुनकर आयत सरस बात में सर हिलाकर रह गई। ठीक है, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगी? कुछ भी कहो लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बल्कि शौहर हूँ। ठीक है शौहर जी? इस लड़की को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। था। शहनाज ने उसे चेंज करने के लिए कहा और खुद बेड पर लेट गया। काफ़ी देर के बाद वो वॉशरूम से निकली तो ढीले-ढाले शर्ट, ट्राउज़र में वो मज़ीद बच्चों की तरह नज़र आ रही थी। शहनाज ने इससे नज़रें चुरा ली। वो बिल्कुल बच्ची थी और वो एक कड़ियल जवान। हर तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ था। लेकिन वो इसके पास बैठते हुए इसे मुसलसल अपनी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद इसकी जल्दी ज़ुबान को रोकने के लिए शहनाज ने इसके लबों पर हाथ रखा तो वो बेकार ही सहम गई। वो इसके इतना करीब था कि उसकी साँसों की खुशबू शहनाज को अपनी साँसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। आयत का दिल बुरी तरह लर्ज़ रहा था। वो जो कुछ देर पहले पटर-पटर ज़ुबान चला रही थी, अब सहमी हुई नज़रों से उसे देखते हुए पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। शहनाज मुस्कुराहट दबाते हुए इसे देखने लगा। अभी और इसी वक़्त जाकर खामोशी से सो जाओ, समझ गई ना? वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए उठी और बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। और वाक़ई वो थोड़ी देर में सो चुकी थी। इसकी साँसों की भारी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जिसे सुनते हुए शहनाज ने भी आँखें मूंद लीं। आयत को रुखसत करने के बाद जहांगीर खान ने इर्द-गिर्द से पता करवाने की कोशिश की कि किसके साथ चली गई है। ज़ुहैब का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रोज़ीना ये सब कुछ कर सकती है। वो एक-दूसरे को बचपन से जानते थे और एक-दूसरे की फ़ितरत से वाकिफ़ थे। रोज़ीना उस शादी के लिए बेहद खुश थी। इसने सारी शॉपिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की और हर चीज़ अपने लिए परफ़ेक्ट चूज़ की। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि फिर से अचानक उसे याद ही आया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर चली गई हो। ज़ुहैब को ज़रा बराबर इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि जहांगीर खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो अब इस घर के लिए मर चुकी है। नफ़ीसा बेगम को तो रो-रो कर बुरा हाल था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी ये कदम उठा सकती है। और दूसरी बेटी के लिए वो हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। हो सकता था कि शहराज और इसके घर वाले आयत से रोज़ीना का बदला लेना शुरू कर दें। हालाँकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मासूम तो जानती भी नहीं थी। लाउंज में बैठे हुए वो अभी इसकी कशमकश का शिकार थी। जब जहांगीर साहब को कॉल मौसूल हुई, उन्होंने कॉल अटेंड की और बात सुनकर उनके चेहरे का रंग एकदम से ही मुतग़य्यर हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अपने बाप का परेशान लहज़ा देखकर ज़ुहैब के चेहरे पर भी परेशानी फैल गई। वो परेशानी से अपने बाप को देख रहा था। जहांगीर ने फ़ोन बंद किया और एकदम से ही सोफ़े पर ढेर से गए। नफ़ीसा बेगम जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हुए बोली, "क्या बात है जहांगीर, किसका फ़ोन था और क्या कह रहा था?" लेकिन वो गुमसुम बस सर झुकाए बैठे थे। बाबा, ज़ुहैब की आवाज़ पर उन्होंने गमज़दा नज़रें उठाईं और आहिस्तगी से उन्हें बताने लगे, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद नफूस धक से रह गए। पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, किसी लाश की पहचान करनी है, क्योंकि उनको लगता है कि वो रोज़ीना की डेड बॉडी है। उनकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई मालूम हो रही थी और नफ़ीसा बेगम तो ज़मीन पर गिर गई। ज़ुहैब जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा और इन्हें सहारा देकर मुलाज़िमों को पानी लाने के लिए कहा। वो अंदर ही अंदर शिद्दत से दुआ मांग रहा था कि खुदा करे ये सब कुछ झूठ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन हकीकत उनके सामने थी। थोड़ी देर बाद नफ़ीसा बेगम की तबीयत संभली तो वो लोग थाने की जानिब चले गए।
गाड़ी में बैठे तीनों अपनी बेकरार धड़कनों को संभाल कर दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे, खुदा करे उनका ये खदशा कभी भी सच साबित ना हो। थाने में पहुंचकर नफीसा बेगम तो पूरे इंस्पेक्टर के गले ही पड़ गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी फूल जैसी बच्ची मुर्दा हालत में मिली है? मुझे दिखाएं कहाँ है वो रोजीना, रोजीना। वो पागलों की तरह अपने बेटे को पुकारते हुए अंदर जा रही थी और जहांगीर साहिब इन्हें मुसलसल संभाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने इन्हें एक लड़की की डेड बॉडी के करीब लाकर कहा कि आप अच्छी तरह देख लीजिए। जहांगीर साहिब ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाए तो वो बेख्तियार ही 2 कदम पीछे हट गए। नफीसा बेगम तो ज़ोरदार चीख मारते हुए ज़मीन पर बैठ गई। रोज़ीना उनके सामने आंखें मूंदे दुनिया जहान से बेखबर पड़ी थी। वो उन सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। दरवाजे से लगा ज़ुहैब शिद्दत से रो रहा था। रोज़ीना और वो जुड़वा बहन-भाई थे और शुरू से ही रोज़ीना और उसकी दोस्ती थी। इसका दिल किसी भी हालत में कबूल नहीं कर रहा था कि उसकी बहन सिर्फ़ चंद घंटों के अंदर इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इंस्पेक्टर ने इन्हें तफ़सील देते हुए बताया कि इस लड़की को सड़क पर जाते हुए किसी गाड़ी ने हिट किया है, जिसकी वजह से सर में शदीद चोट लगने के बाइस इनका इंतकाल हो गया है। इसने रूसी जोड़ा पहना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये एक पुलिस केस है, इसलिए वो इस लड़की को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। अब ये आप लोगों के सामने है, क्या इसके साथ कोई और भी था? जहांगीर ने रोती हुई आवाज़ से इनसे पूछा। जब ऑफिसर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इनके साथ और कोई नहीं था, ये अकेली थी, लेकिन इनके हाथ में मौजूद ये छोटा-सा कागज़ मिला है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई चीज़ या सबूत इनके पास मौजूद नहीं था। ज़ुहैब ने वो टुकड़ा लेकर जेब में डाल लिया। न जाने इसे क्या हुआ था और क्यों वो एकदम से ही इन्हें छोड़कर चली गई थी। इनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते, इसलिए इसकी डेड बॉडी को लेकर घर आ गए। नफ़ीसा बेगम पूरी रात रोती रही। इसने जहांगीर को कहा था कि आयत को भी बुला लें। जब जहांगीर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी एक बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, जिसके बदले में मैंने अपनी दूसरी बेटी का निकाह करके उन लोगों के हवाले कर दिया है। निकाह करते हुए शहराज ने ये शर्त रखी थी कि जब कभी उसकी बहन वापस आ जाएगी, इसके साथ आयत का कोई रिश्ता नहीं होगा और मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर आयत को वापस बुलाकर इसकी ज़िंदगी में अज़ाब घोल दूँ। जो हो चुका है उस पर ही खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नफ़ीसा बेगम अपने शौहर की बात सुनकर हैरत का शिकार थी, तो उसे तो अपनी बेटियों के नसीब पर रोना आ रहा था। एक बेटी जो एक बेजोड़ मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए चली गई थी और दूसरी बेटी जो अपनी शादी वाले दिन अरूसी जोड़े में उनके मुर्दा हालत में पड़ी थी। उनका दिल ही जानता था कि कैसे उन्होंने उसे अरूसी जोड़े से अलहदा करके कफ़न में लपेट दिया। वो फूलों जैसी लड़की एकदम से ही कफ़न की चादर ओढ़कर उनके सामने थी। ज़ुहैब चीख-चीख कर रो रहा था। उसे शाम रोज़ीना को दफ़नाया दिया गया और अफ़सोसगान में बस चंद ही लोग थे जो रिश्तेदार थे और अफ़सुर्दगी के लिए इनके घर आए। लोगों ने तरह-तरह की बातें मशहूर कर दी थी। किसी ने कहा किसी लड़की के साथ भाग गई थी और इस लड़के ने अपना मतलब पूरा करने के बाद जान से मार दिया, तो कोई कह रहा था कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसे लड़का पसंद नहीं था। ख्वाह जितने मुँह उतनी बातें, और यही बातें ज़ुहैब को अंदर ही अंदर काट रही थीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। उसे आज भी वो लम्हा अच्छी तरह याद था जब शहराज आलम से मंगनी करते हुए रोज़ीना कितनी खुश थी। उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसे इसके बाप का सर झुकाकर चलता। और शहराज आलम को भी इसके बाप ने पसंद ही किया था और इसने बाप की पसंद को तस्लीम कर लिया। वो ना सिर्फ बहुत खुश थी बल्कि बेहद मुतमईन थी। इसने अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद ही की थी। ज़ुहैब और इसके दरमियान अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर ही ज़ुहैब से अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में लम्हात शेयर करती रहती। वो कितनी खुश थी इस रात जब उसे शहराज आलम के नाम की मेहंदी लगी थी और वो मेहंदी कफन में भी लेटे हुए हाथों पर जगमगा रही थी। इसने कितने मान से अपनी हथेली के दरमियान शहराज का नाम लिखवाया था, तो फिर वो कैसे निकाह से सिर्फ चंद घंटे कबल भागकर किसी और की बाहों का सहारा ढूंढ सकती थी। ज़ुहैब मर तो सकता था लेकिन ये बात तस्लीम नहीं कर सकता था। और इस रोज़ भी बहन को दफनाते हुए इसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अपनी बहन के मुजरिमों तक पहुँच कर रहेगा। वो कभी भी असल राज पर पर्दा नहीं डालेगा। वो ढूंढ कर रहेगा कि आखिर कौन सी ऐसी गेम का शिकार इसकी बहन हुई जो जान से हाथ धो बैठी ही चाहे, फिर इस मकसद के लिए कोई भी इसके साथ ना हो। इस शाम ने इसने बाप से भी इस बात का जिक्र किया कि मैं हर हाल में रोज़ीना के कातिलों को ढूँढ कर रहूँगा। मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि रोज़ीना किसके कहने पर यहाँ से गई थी और इसके साथ मुलविस शख्स कौन था। बाबा, मैं यूँ खामोशी से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। जहांगीर साहब जानते थे कि वो जवान खून है, उसे मना करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसे इतना कहा था कि कम से कम अपने बूढ़े बाप की इज़्ज़त का ख़्याल रख लेना। इतना जान लेने के लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पहले भी मेरे खिलाफ़ जितनी बातें बन चुकी हैं, मैं वही बर्दाश्त कर लूँ, मेरे लिए काफ़ी है। और ज़ुहैब चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। 3 दिन तक घर में बिल्कुल सोग का आलम था। ना ही किसी ने आयत की खबर ली और ना ही वो वापस पलट कर आई। शहराज काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए घर से बाहर चला गया था और इसने इसे यही कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें तुम्हारे मायके वालों से मिलवा कर ले आऊँगा। लिहाजा इतना बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है। और वो बस खामोश हो गई। उसे शिद्दत से अपने माँ-बाप याद आ रहे थे और भाई भी। इस घर में आकर उसे एहसास हुआ था कि वो उन लोगों से बिछड़ गई है, जिन लोगों के बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। सारा दिन कमरे में पड़े-पड़े वो बोर हो जाती थी।
घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इससे बात करता सिवाय उसकी सास के, और वो भी जली-कटी सुनाकर उसे मज़ीद अफ़सरदा कर देती। सितारा बेगम के अंदर से तो ये दुःख ही नहीं ख़त्म हो रहा था कि उन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। बड़ी बहन का रिश्ता देने के बाद उन्होंने धोखे से अपनी छोटी बेटी का हाथ उनके बेटे के हाथ में थमाकर गोया जान छुड़वा ली है। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो कभी भी नहीं जान सकती थी कि माँ-बाप कभी भी अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में देकर जान नहीं छुड़वाते। वो अक्सर ये आयत को ये ताना दिया करती थी कि तुम्हारे माँ-बाप ने तो पलटकर तुम्हारी खबर ही नहीं ली, और वो बस अफ़सुर्दगी से कमरे में जाकर रोने लग जाती। इसे अपने माँ-बाप से ये शिकवा होने लगा था कि उन्होंने 3 दिनों में इसकी खबर तक नहीं ली। क्या वो लोग इससे इतना उकता चुके थे? इस रोज़ भी शहनाज़ वापस आया तो वो सोफ़े पर अफ़सुर्दा हालत में बैठी हुई थी। शहनाज़ ने उसे हैरत से अफ़सुर्दा मूड में देखा तो वो लड़की जब से इस घर में आई थी, अपनी शरारतों और चंचल तबीयत की वजह से हर वक़्त हँसती खेलती रहती। इसे ज़रा बराबर परवाह ना होती कि इसका ससुराल है या अब इसकी शादी हो चुकी है। इसे तो इस बात की भी फ़िक्र नहीं थी कि अब उसकी उम्र 16 साल की हो चुकी है और इस पे ज़िम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा है। इसे बस फ़िक्र थी तो अपने प्लान्स की, अपनी खेलों की, अपनी आदतों की और एन्जॉय करने की। लेकिन आज इसे अफ़सरदा हालत में देखकर शहनाज़ के दिल को कुछ हुआ। वो आहिस्तगी से इसके करीब जाकर बैठ गया। "क्या हुआ? आज तुम्हारे मुँह पर 12 बज रहे हैं?" आयत ने चूक कर उसे देखा। उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि कब वो कमरे में आया और इसके इतना करीब आकर बैठ गया। एक पल के लिए इसकी आँखों में शोख़ी उभरी और फिर मासूम होकर दोबारा अफ़सरदगी छा गई। शहनाज़ फ़ुर्सत से इसके सारे तासुरात मुलाहिज़ा कर रहा था। "क्या बात है, तुम इतनी ख़ामोश क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने ढेर सारे पैसे दिए हैं ख़ामोश रहने के लिए?" वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। जब वो एकदम से देखते हुए फट पड़ी, "मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी और आपके पैसों की। आपकी मम्मा तो हर वक़्त मुझे डाँटती रहती हैं और एक मेरी मम्मा है जिन्होंने पलट कर मुझे देखा भी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुकी हूँ। आप सब लोग एक जैसे हैं। आयत को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना माँ-बाप की, ना शौहर की, वो खुद ही अपनी ज़िंदगी जी लेगी।" इसकी शिकायत सुनकर उसकी आँखों में नन्हे-नन्हे आँसुओं के कतरे देखकर शहनाज़ दिल से मुस्कुरा उठा। कम से कम उसे ये सुनकर तो खुशी हुई थी कि वो बड़े भाई से डायरेक्ट शौहर पर आ चुकी थी। यकीनन उसे अब अंदाज़ा हो चुका था कि भाई और शौहर में कुछ फ़र्क होता है। "क्यों भई, ऐसा क्या कहा है मेरी मम्मा ने और तुम्हारी मम्मा ने? तुम खुद ही तो कहती हो कि उन लोगों ने तुमसे जान छुड़वा ली है, वो तो पहले भी तुम्हें डाँटती रहती थीं। हाँ, अगर उन्होंने मुझसे जान छुड़वा ली तो कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें मिस नहीं कर रही।" कहते हुए 2 नन्हे-नन्हे आँसू उसके रुखसारों पर बह निकले। शरा दिल से मुस्कुरा उठा, यानी वो उनको मिस कर रही थी और अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार भी नहीं कर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इसके रुखसार पर बहते हुए आँसुओं के कतरों को साफ़ कर दिया। "अब जल्दी से नीचे जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। चाय पीने के बाद अच्छी तरह तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा और मम्मा से मिलवाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ।" शहनाज़ की बात सुनकर आयत ने बेयकीनी से इसे देखा और फिर झट से उछलकर खड़ी हो गई। वो अपनी हरकतों पर वापस आ चुकी थी। शहनाज़ ने आँखें घुमाकर उसे देखा, लेकिन इससे पहले ही वो जल्दी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाकर उसने मुलाज़िमों को अच्छी-सी चाय बनाने का हुक्म दिया और दोबारा वापस आ गई। "क्या हुआ, तुम चाय नहीं लेकर आई?" "मैं मुलाज़िमा को चाय बनाने के लिए कहकर आ गई हूँ। मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तब तक मुलाज़िमा आपकी चाय लेकर आ जाएगी।" वो उसे मसरूफ़ियत में बता रही थी। जब शहनाज़ ने इसका रुख़ अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा, "तुम्हें ये किसने नहीं बताया कि शौहर के लिए खुद चाय बनाई जाती है? तुम मेरे लिए खुद चाय बना कर ले आओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर मुलाज़िमा मेरे लिए चाय बना कर ले आएगी, तो फिर मैं उसे घुमाने के लिए लेकर चला जाऊँगा।" आयत की बड़ी-बड़ी आँखों में हैरत इतर आई। "क्या मतलब है आपकी बात का? आप रशीदा आंटी को घुमाने के लिए लेकर जाएँगे? वो बूढ़ी हैं और आप इनके साथ कैसे शौहर लगेंगे?" शहनाज़ के लबों पर एकदम से ही मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन उसने ज़ब्त करते हुए सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए और कहा, "इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, वरना मैं सचमुच उसे लेकर चला जाऊँगा और फिर तुम देखती रह जाना।" और आयत पर यह धमकी कारगर साबित हुई थी, इसलिए जल्दी से बाहर गई। किचन में जाते हुए इसने रशीदा को मना कर दिया कि वो अपने शौहर के लिए खुद चाय बनाएगी, और रशीदा इस लावाली सी लड़की को देखकर ही पीछे हट गई, जैसे इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वह ज़रूर कोई न कोई नुकसान करके रहेगी। थोड़ी देर के बाद चाय बनाने की कोशिश में वो बार-बार अमदाद तलब नज़रों से रशीदा को देखती। रशीदा ने इसकी अच्छी खासी हेल्प कर दी थी। चाय कोटरे में सजवा कर वो ले जाने लगी तो उसने यूँ तासुरात अपने चेहरे पर सजाए हुए थे, जैसे एक मार्का फ़तह करके लेकर जा रही हो। कमरे में दाखिल होते हुए इसने आँखें घुमाकर शहनाज़ को देखा, जो शीशे के सामने खड़ा शर्टलेस अपने बाल सुलझा रहा था। वो इसके कसरती बाजुओं को देखकर आँखें मटकाते हुए इसे देखने लगी और फिर चाय टेबल पर रखकर इसके करीब आ गई। "आप जानते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से आपके बाजू इतने मोटे हो चुके हैं, और आप चाहते हैं कि मैं भी ज़्यादा खाऊँ ताकि मेरे बाजू भी इतने मोटे हो जाएँ। बताएँ मैं कैसी लगूँगी आपके जैसे मोटे-मोटे बाजू लेकर?" शहनाज़ ने बुरुश रखते हुए गौर से इसकी बात को सुना और फिर इसके करीब होते हुए इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर लिया। इसकी इस हरकत से आयत की बोलती हकीकत में बंद हो चुकी थी। शहनाज़ को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि वो जब भी इसके करीब आता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, जैसे इसकी कुर्बत से खौफ़ महसूस करती है। "इतने मोटे बाजू वाला शौहर तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या?" शहनाज़ ने इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए पूछा। इसकी गर्म साँसों की तपिश इसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इससे दूर होकर वो बोली, "आपकी चाय पड़ी है, मैंने खुद बनाई है, मैं तैयार हो जाती हूँ।" वो चेंज करने के लिए चली गई।
जबकि चाय उठाकर लबों से लगा गया। चाय में पत्ती ज़्यादा होने की वजह से एक कड़वाहट इसके मुँह में घुलने लगी, लेकिन वो फिर भी पी रहा था। न जाने क्यों, लेकिन इसे ये पीते हुए अच्छा लग रहा था कि ये चाय आयत ने इसके लिए बनाई है, इसकी छोटी-सी बीवी। जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई, गैर मामूली खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। उसे हैरत हुई कि सब लोग कहाँ चले गए और घर में इतनी खामोशी क्यों है। अंदर दाखिल होते ही इसने नफीसा बेगम को बुलाना शुरू कर दिया और इसकी आवाज़ सुनते ही नफीसा बेगम जल्दी से कमरे से बाहर आई और दौड़ते हुए इसे गले लगाकर बेइंतहा प्यार करने लगी। वो अंदर ही अंदर अपने नम आँखों से उसे देखते हुए सदकेवारी जा रही थी। आज कितने दिनों के बाद वो इनके सामने थी। कैसी हो मेरी जान आयत? आपसे बहुत नाराज़ हूँ, इतने दिन हो गए आपने मेरी खबर ही नहीं ली। आप लोग मुझसे इतना तंग आ चुके थे। उसने सीढ़ियाँ उतरते जहांगीर को देखकर शिकायत की और फिर आगे बढ़ते हुए उनके गले से जा लगी। दरवाजे से में खड़ा हुआ शहराज ये मंज़र महफूज होती आँखों देख रहा था। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका कि वो घर भर की लाडली है। थोड़ी देर के बाद ज़ुहैब भी आ गया। लाउंज में बैठकर वो हाल-अहवाल लेते हुए शाइस्ता अंदाज़ में जहांगीर से बात कर रहा था, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उनका लम्हा कुछ टूटा हुआ हो। माफ़ी चाहते हैं शहराज बेटा, हम दोबारा इस घर में आ ही नहीं पाए। कुछ शर्मिंदगी की बिना पर और कुछ ऐसे हालात हो चुके थे कि हमारा आना मुमकिन नहीं हुआ। जहांगीर साहब मादरत ख्वाह लहजे में बोले तो शहराज ने जल्दी से उनकी बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, वो अपना आपका घर है। आप जब चाहें वहाँ आ सकते हैं। आपको किसी भी तरह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा आप ही वापस नहीं आई? अभी तक आए थे? मासूमियत से पूछा और पूरे लॉन में सख्ता तारी हो गया। सब लोग जैसे एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए देख रहे थे। शहराज भी हैरतज़दा होकर उन लोगों के तासुरात देख रहा था। जब नफीसा बेगम की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, आए जल्दी से इनकी जानिब बढ़ी और उनके आंसू पोंछते हुए इनके माथे पर बोसा देने लगी। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? उसे लगा कि इसकी माँ इसकी बहन की वजह से परेशान है, लेकिन इसकी माँ की ज़ुबान से निकलते हुए लफ्ज़ सुनकर वो वहीं पर साकित रह गई। रोज़ीना अब कभी वही वापस नहीं आएगी। आयत वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है, बहुत दूर, दूसरे जहान में, जहाँ पर अब हमारी मुलाकात इससे नहीं हो सकती। नफीसा बेगम की बात सुनकर आयत अपनी जगह साकित हो चुकी थी। इसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि इसकी माँ क्या कह रही है, जबकि शहराज के चेहरे का रंग एकदम से ही बदल गया। इसकी ज़ुबान गंग हो चुकी थी, जैसे ही भी वो बोलने की सकत खो चुका हो। और फिर काफ़ी देर के बाद लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में जहांगीर से मुखातिब हुआ, लेकिन अंकल कैसे? पता नहीं बेटा, उस रोज़ शाम को हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आई और एक लड़की की डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया और वो रोज़ीना ही थी। उस रात हमने रोज़ीना को दफ़न कर दिया और आयत को इस बारे में इत्तला नहीं दी कि हो सकता है आप लोग इसे ना आने दें। वो गर्दन झुकाकर उसे बता रहे थे और शहराज का दिल एकदम से ही अटक कर धड़कने लगा। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जब आयत बेयकीनी से माँ-बाप को देखते हुए रो रही थी, जिन्होंने उसकी बहन का आखिरी दीदार भी इसे नहीं करने दिया। रो-रो कर उसका बुरा हाल था। शहराज उसे वो रात वहीं पर ठहरा कर चला गया। उसे नहीं लगता था कि वो वापस आने के लिए तैयार है। उसे लगा जैसे उसकी फ़ैमिली उसकी ज़रूरत है और शायद शहराज को खुद भी फ़िलवक़्त इंतहाई तन्हाई की ज़रूरत थी और कुछ लम्हात वो अपने साथ बिताना चाहता था। पूरी रात ही नफ़ीसा बेगम उसे हौसला देती रही। वो खुद तो अपनी बेटी की मौत पर टूट चुकी थी। उनमें उस वक़्त नहीं थी कि वो किसी को भी हौसला दे पाती, लेकिन आयत अपनी बहन को याद करते हुए बुरी तरह रो रही थी। इसके कमरे की हर चीज़ निशानी के तौर पर इसके पास मौजूद थी, लेकिन वो नहीं थी जिसकी मालकियत ये सब कुछ था। ज़ुहैब खामोशी से उठा और कमरे में चला गया। बेड पर बैठते हुए एक बार फिर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इसका दम घुट रहा था। वो जल्दी से उठा और खिड़की के पर्दे हटा दिए। तभी ठंडी हवा के साथ इसके जहन में धमाके से वो ख्याल आया जिसने उसकी आंखों को रोशन कर दिया। वो इतने बड़े दुःख में ये सब कुछ फरामोश कर गया था। जल्दी से पलटते हुए उसने अलमारी खोली और धड़ाधड़ कपड़े निकाल कर बाहर फेंकने लगा। उस रोज़ वापस पलटकर उसने कागज़ का टुकड़ा उसी अलमारी में रखा था और फिर वो इसके बारे में भूल गया। फिर आखिर कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद उसे वो टुकड़ा मिल ही गया, जिसे खोलते हुए उसका दिल बुरी तरह लर्ज़ रहा था। वो हाँफती हुई साँस के साथ उसे देख रहा था, जिस पर लिखी हुई तहरीर इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगर घर की पिछली गली में आज तुम घर से बाहर नहीं आई तो तुम्हारी बारात तुम्हारे दूल्हे समेत तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। याद रखना। वो बेयकीनी होकर उस धमकी भरी तहरीर को देख रहा था। कौन हो सकता था जिसने उस रोज़ उसकी बहन को ये तहरीर भेजकर उसे पिछले दरवाजे से बाहर बुलवाया? और फिर क्या हुआ होगा? उसके ज़हन में अनगिनत सवालात जन्म लेने लगे। उसे हर हालत में उस मामले की तह तक पहुँचना था। उसने पुलिस में भी कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वही ठंडा ठार सा जवाब। देखो लड़के, पुलिस इतनी फ्री नहीं है कि तुम्हारे घर से भागी हुई बहन के बारे में पता लगाने की कोशिश करें। लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से भाग कर गई है, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। अगर इतना ही कंट्रोल होता तो लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी भी ना कर रहे होते। आप पुलिस को अपना काम करने दो। अगर हमें कोई सुराग मिला तो हम उसकी खोज निकाल लेंगे, वरना चुप करके घर बैठ जाओ। इसी में तुम लोगों की बेहतरी है। 2 दिन तक वो किसी थाने के चक्कर लगा कर थक चुका था। इसके पास अब किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था जिसके मुताबिक वो वाज़े कर पाता इसकी बहन बेकसूर है। दूसरे दिन शहर जाकर आयत को वापस लेकर चला गया, लेकिन आयत अभी भी बेहद उदास थी। शरारत के पास जाकर भी वो मुसलसल अपनी बहन के बारे में ज़िक्र कर रही थी। इस रात भी वो अपनी बहन के बारे में बात करते-करते सो गई और अपनी उदासी में
वो ये भी नहीं महसूस कर पाई कि शहराज का रवैया कितना उखड़ा-उखड़ा है। न जाने किस बात की वजह से वो अंदर से इतना डिस्टर्ब था। उसे सोता हुआ देखकर उसने सिगरेट्स उठाए और बाहर चला आया। बेवजह ही वो बाई ठंड में बैठकर सिगरेट फूंकता रहा, लेकिन उसके अंदर लगी हुई आग किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। एक बेवजह सा सवाल बार-बार उसके ज़हन की स्क्रीन पर उमड़ कर उसे वसवसों का शिकार कर रहा था। जहांगीर साहब ने ज़ुहैब को मना कर दिया था कि उसे अब इस मामले में मज़ीद नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ मुक़द्दर के हाथ पर छोड़ दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी बहन के बारे में ज़रूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। लेकिन ज़ुहैब को 100% यकीन था कि इसकी बहन के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया गया है, वरना वो एक बहादुर और पुरअतमार लड़की थी। लेकिन जहांगीर साहब के सख्त रवैये की वजह से वो खामोश हो गया। उस रात भी वो घर से निकला और गाड़ी बेमकसद ही सड़कों पर घुमाने लगा, और बिलाखिर जब उसके ज़हन में कुछ नहीं आया तो गाड़ी एक रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ते हुए फ़रहान को कॉल कर दी। और कुछ ही देर में फ़रहान इसके सामने था। फ़रहान वो लड़का था जो बचपन से इसका दोस्त था और रोज़ीना से शादी भी करना चाहता था। इसने कई बार ढके-छुपे लफ्ज़ों में इस बात का इकरार किया था कि वो रोज़ीना को बेहद चाहता है और रिश्ता भी भेजना चाहता है। लेकिन इसके बाद के फैसले के मुताबिक रोज़ीना की शादी शहराज से तय पा गई। फ़रहान और उसकी फैमिली भी शादी में मौजूद थे और इसके बाद इसने फ़रहान से किसी भी बात का ज़िक्र नहीं किया था। आज फ़रहान इसे हद दर्जा डिस्टर्ब देखकर खुद भी परेशान हो चुका था। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों नज़र आ रहा है? इसने सवालिया अंदाज में पूछा तो ज़ुहैब ने अपनी सुर्ख़ आँखें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, मेरी बहन रोज़ीना का इंतकाल हो गया। और इसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ सुनकर सामने बैठा फ़रहान थोड़ी देर के लिए इसे देखता रह गया। वो तो इस रोज़ निकाह से पहले वापस आ गया था, कम से कम उसे किसी और का होते ना देखना पड़ता। और ये सब कुछ कैसे हुआ? और फिर ज़ुहैब ने इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी कहकर सुनाई। फ़रहान बस खामोशी से सुनता रहा। इस तहरीर के बारे में जानने के बाद फ़रहान को भी तजस्सुस ने आन घेरा था कि इसके पीछे एक गहरा राज़ हो सकता है। वो जो भी था, उसने रोज़ीना को घर की पिछली तरफ बुलाया, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि घर के पिछली जानिब लगे गए कैमरे से फुटेज निकालें। और ज़ुहैब की आँखें एकदम से ही चमक उठी। ये ख़्याल तो इसके ज़हन में आया ही नहीं था। वो जल्दी से घर आया और फ़रहान की बात पर अमल करते हुए इसने उस रात की फुटेज निकलवाई, और जो मंज़र इसके सामने था वो इसका दिल दहला कर रह गया। कमरे की पिछली जानिब से रोज़ीना और उसी जोड़े में बाहर आई। वहाँ पर एक गाड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तो वो दरवाज़े के करीब खड़ी होकर किसी से बात नहीं करती रही। जिसे ऐसे समझाने के कायल करने की कोशिश कर रही हो, फिर खामोशी से गाड़ी के अंदर बैठ गई और गाड़ी वहाँ से चली गई। ज़ुहैब ने गाड़ी की नंबर प्लेट से नंबर लिख लिया। अब अगला मरला था नंबर प्लेट की मदद से ओनरशिप निकलवाना, और इस काम में भी फ़रहान ने इसकी मदद की। लेकिन जो सच्चाई इसके सामने आई, इसने इसे हिला कर रख दिया। वो तो कभी वहम-गुमान में भी नहीं सोच सकता था कि ये सब कुछ होगा। इसने अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब ओनरशिप में लिखा हुआ शहराज आलम का नाम देखकर वो बस देखता रह गया। उसे यकीन भी नहीं आ रहा था वो शख्स इतना बड़ा गेमर निकल सकता है। यानी सबसे पहले इसने इसकी बहन के साथ ये रिश्ता कायम किया, फिर वो खेल खेला, और फिर इसे ख़त्म करने के बाद इसकी दूसरी बहन के साथ रिश्ता जोड़ लिया। और लोगों के सामने बिल्कुल मज़लूम बन रहा था। अब अगली सच्चाई सिर्फ़ शहराज बता सकता था, और वो अच्छी तरह जानता था कि शहराज पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। ना ही वो पुलिस की पकड़ में आ सकता है, और ना ही इस पर इतनी आसानी से हाथ डाला जा सकता है। इसलिए इसने अपना अगला प्लान भी तरतीब देने का फ़ैसला कर लिया, और इस काम में भी फ़रहान ने इसकी भरपूर मदद की थी। इस रोज़ वाहिद के कहने पर इसे शॉपिंग करवाने के लिए ले गया। वो छोटी-सी लड़की आहिस्ता-आहिस्ता इसे बेहद अज़ीज़ होती जा रही थी। जहाँ पहले इसे इसकी शौक और शरारती तबीयत की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब इसकी खिलखिलाती हुई नहीं और बचकाना बातों में एंजॉय करता इसे आदत हो चुकी थी। इसकी मासूमियत भरी बातें सुनने की इस रोज़ उसे मालूम ही नहीं था कि कोई पूरा दिन इसकी गाड़ी का पीछा करता रहा। ज़ुहैब ने पूरा प्लान तरतीब दे लिया था, और अब वक़्त था इसके प्लान पर अमल करने का। फ़रहान और कुछ काबिल भरोसे दोस्तों को इसने साथ मिला लिया। जहांगीर खान को इसने इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इसका बाप ये बात भी कभी तस्लीम नहीं करेगा, और अगर तस्लीम भी करेगा तो इसे शराज़ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने देगा। लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो दोगला शख्स इसके ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हुए पहले भी इसकी बहन की ज़िंदगी खा गया, और अब इसकी दूसरी बहन की ज़िंदगी भी मुकम्मल ख़तरे में थी। ये रात का वक़्त था जब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। बिस्तर पर पड़ी हुई आयत बेसुध होकर सो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही इसने मम्मा से बात की और सारे दिन की थकावट की वजह से सो गई, जबकि इसके काफ़ी करीब बैठा शहराज लैपटॉप पर काम करते हुए काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहा था। थोड़ी ही देर गुज़री जब इसने लैपटॉप को साइड पर रखा और एक नज़र आयत को देखते वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वो बेख्तियार ही इसके करीब जाकर लेट गया। इसी भारी साँसों की महक को महसूस करते हुए इसने उँगली के पूरे कोरे से इसके चेहरे पर बिखरी हुई लेट को पीछे किया। लाइट में इसका चेहरा जगमगा रहा था और सोते हुए वो बेइंतहा मासूम लग रही थी। इसने अभी तक अपने जज़्बात को काबू में रखते हुए इसकी मासूमियत को नहीं नोचा था। वो चाहता था कि ये लड़की अपनी मासूमियत से लुत्फ़अंदोज़ हो, और इसके बाद जब वो 18 साल की उम्र को पहुँच जाए तो ही इसे बीवी के तौर पर बीवी का रुतबा दे दे, ताकि इसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती ना करे। लेकिन कभी-कभार इसके करीब होते हुए
इसे यूँ महसूस होता जैसे वो खुद पर से कंट्रोल खो देगा, इसलिए इसे हमेशा खुद से दूर ही रखता। लेकिन अब वो सोते हुए इसके सामने थी और वो इसे नज़रें भर कर देख रहा था। इससे पहले कि वो लाइट ऑफ करके सो जाता, जब दरवाजे पर हल्की-सी दस्तक हुई, न जाने इस वक़्त कौन आया था। इसने बेदिली से दरवाजे को देखा और फिर आयत के उठ जाने के डर से उठते हुए दरवाजे के करीब गया। लेकिन जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसके मुँह पर ज़ोरदार तरीके से घूँसा पड़ा और 2 कदम उछल कर पीछे चला गया। तभी 3-4 लड़के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने मुकम्मल मास्क और निकाब लगा रखा था और खामोशी से हाथ बाँधते हुए इसका मुँह भी बाँधा। कोई भी मदामत नहीं कर पा रहा था। वो ये काम इतना खामोशी से सरअंजाम दे रहे थे कि कमरे में पड़ी हुई आयत को भी इस बात की भनक नहीं पड़ी। और वो इसे उठाकर बाहर ले आए और गाड़ी में डालकर किसी अनजान जगह की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। शहनाज को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कौन लोग हैं और इससे क्या चाहते हैं। न जाने दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड्स किधर थे, जो वो इस कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाए। काफ़ी देर के बाद गाड़ी एक अनजान जगह पर रुकी और उसे खींचकर बाहर उतार लिया गया। इसके मुंह से कपड़ा हटाया तो वो करख्त लहजे में पूछने लगा, कौन हो तुम लोग और क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? तुम लोग जानते नहीं हो कि तुमने शहनाज आलम पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दी है। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। शहनाज गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो लड़के आगे बढ़े और लातों मुक्कों और घूंसों से इसकी अच्छी खासी तवाज़ो कर दे। इस वक्त तो एक वीरान जगह पर हो, तुम्हारे कैमरों की फुटेज को हटा दिया गया और तुम्हें मुकम्मल प्लान के साथ यहाँ पर लाया गया। अगर पूछे गए सवाल का तुमने ठीक जवाब नहीं दिया, तो अगले ही पल में तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी और कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शहराज किधर गया। लेकिन अगर कोई जान भी लेता है, तो उसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम इस वक्त तक बहुत दूर पहुंच चुके होगे। वो लड़का कान के करीब कराते हुए इसे वीडियो दिखाने लगा, जिसे देखकर शहनाज की आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे बताओ, ये गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है और इसके पीछे क्या हकीकत है? अगर तुमने सच के अलावा किसी भी बात को बयान करने की कोशिश भी की, तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। वो चारों तरफ से इस पर गन तान कर खड़े थे और इसे हर तरह से मौत नजर आ रही थी, इसलिए सच के अलावा कोई चारा नहीं था। ये मेरी होने वाली बीवी रोजीना थी, जिससे उस रोज़ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और एक रोज़ उसने मुझे थप्पड़ मारा था और मैं इससे इसी ज़िल्लत का बदला लेना चाहता था। इस रोज़ वो दुल्हन बनकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इसे बाहर बुलाया और मेरा इरादा था कि मैं गाड़ी में डालकर इसे कुछ फासले पर छोड़ दूँगा और इससे दस्तबरदार हो जाऊँगा। वापस आकर वो लोगों में इसी बात पर मशहूर हो जाएगी कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और बदकिरदारी की वजह से सारी ज़िंदगी अपने बाप की दहलीज पर बैठी रह जाएगी। और फिर मैंने वहाँ पर इसकी बहन से निकाह कर लिया, ताकि वो वापस भी आए तो सारी ज़िंदगी मुझे अपनी बहन के साथ देखकर अज़ाब सहती रहे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि उस रोज़ उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो जान की बाज़ी हार जाएगी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे जान से मार दूँगा और ना ही मैंने इसकी बहन से बदला लेने की कोशिश की है, बल्कि मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तभी ज़ेब ने अपने मुँह से मास्क हटाया और शहनाज को एक झटका लगा। उन्होंने उसके सारे बयान को रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने उसे गाड़ी में डाला और ले जाकर थाने फेंकवा दिया। अब उनके पास वो रिकॉर्ड बतौर सबूत था। वो अच्छी तरह जानता था कि शहनाज आलम के हाथ इतने लंबे हैं कि वो चंद ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएगा। इसने घर आते ही सबसे पहले अपने बाप को अपनी बहन की पाकदामनी का यकीन दिलाया और फिर वो इसे सबूत दिखाए, जिसे देखकर इनके घर में एक बार फिर मातम बिछ चुका था। जहांगीर खान के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी दूसरी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। पूरे शहर में ये बात मशहूर हो गई और हर टीवी चैनल ने इसे उछाला। शहनाज आलम की इज़्ज़त दो कौड़ी की रह गई। आयत को इसका बाप घर लेकर आया और उस रोज़ वो घर वापस आया तो आयत का खुलानामा उसका मुंतज़िर था। यानी इसके मकाफ़ात का सिलसिला शुरू हो चुका था। आयत को इसकी हकीकत जान लेने के बाद एक शदीद दुःख ने आन घेरा। वो अब इसकी आदी हो चुकी थी और उसे अपना शौहर मानती थी, लेकिन मुकद्दर को कुछ और ही मंज़ूर था। अब वो हरगिज़ उस शख़्स के पास नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से इसकी बहन जान की बाज़ी हार गई। शहनाज पर मुसलसल दबाव दिया जाता रहा कि वो आयत को तलाक दे दे और इस रोज़ उसने सबके सामने तलाकनामे पर दस्तखत करते हुए इससे हमेशा के लिए अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया। लेकिन न जाने क्यों अब उसे पछतावे ने आन घेरा था। उस लड़की से बिछड़ जाने का दुःख और इसके दिल पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। इसके ज़मीर का बोझ इसे रात दिन ये कहते हुए सताता रहता, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से चुकाया जा सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि किसी को बदकिरदारी का दाग देकर ही वो बदला चुकाया जाए और फिर आपकी वजह से कोई जान की बाजी हार जाए। एक थप्पड़ की कीमत इतनी ज़्यादा तो नहीं हुआ करती, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। इसने अपना सब कुछ खो दिया, ये इसे कभी भी वापस नहीं मिल सकता था। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।